भाइयों, सिस्टम फाड़ने के लिए तैयार हो? आज क्लास 3 अपना बायोलॉजी का। और आज की इस क्लास में ना हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है। जो भी हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 1 क्लास 2 में, मैंने आपको पूरा सेल पढ़ा दिया है और डेफिनेटली वो पूरा कंप्लीट सेल हमने लगभग पढ़ लिया है। अब ये क्वेश्चंस जो लेकर आया हूँ मैंने आगे के जितने भी ये सारे 50 40 50 के आसपास क्वेश्चंस है, अगर ये आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर आप समझ जाओ कि आपका जो सेल है चैप्टर वो पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। देखो, कंसेप्ट वगैरह पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं बना रहे ना तब तक वो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो इस पीवाईक्यू क्लास को स्किप मत करना। पीवाईक्यूज़ की जो क्लास होती है, क्वेश्चंस करना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना यार, बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन नहीं, आधे कंसेप्ट आप वहाँ सीखे हो, आधे कंसेप्ट आप यहाँ सीखोगे, तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और हाँ, इस क्लास की मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस का एक बार और रिवाइज कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखना, जरूर आपको कुछ ना कुछ काम की जरूर बात मिलेगी। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोला है। सवाल एसएससी जेई 2024 में पूछा गया था, मतलब ज़्यादा पुराना सवाल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। जैसे ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, उतना हार्ड सवाल भी नहीं, बहुत ईजी सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सेल हो जाएगा। भाई फंक्शनल यूनिट पूछा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। स्लाइड, पहली स्लाइड में मैंने बताया था क्लास 1 के। ये तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में देखो, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल दैट इज नॉट इन द एनिमल सेल। मतलब जो प्लांट सेल में हो लेकिन एनिमल सेल में ना हो। दोनों में क्या था, एक ही था, अपना प्लास्टिड। क्योंकि प्लांट सेल में प्लास्टिड चाहिए होता है उनको खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एनिमल सेल को थोड़ा ना चाहिए होता है। एक बात और आप यह ध्यान रख लेना, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, उनको डबल प्रोटेक्शन दी जाती है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है। इन द कंटेंस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल्स, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच। एक्सोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था क्लास 2 में, लास्ट में दो कंसेप्ट बताए थे, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। फिर उसके आगे की भी बताया था, एक फेगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस, जिसमें खाना पीने की बात हो रही थी। एक्सोसाइटोसिस में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये अपना क्या है, एक सेल है, अमीबा है मान लो। अब वो खाना खाएगा, खाना अगर वो अंदर लेगा खाने के लिए तो उसको हम बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। जब वो खाना खा लेगा, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट वगैरह सब चूस लेगा, अब उसके लिए केवल वो वेस्ट मटेरियल लाइक रह जाएगा। तो अब वो उसको बाहर भी तो करेगा, उसको पू भी तो करेगा वो। तो वो इधर इस तरीके से बना के अपना एक शेप, वो ये जो वेस्ट मटेरियल, अब ये खाना उसने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, इसका पेट भर गया, अब उसको बाहर फेंक देगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ देखो कहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, सेल डेथ इज ब्रोट अबाउट थ्रू एन, नहीं ये नहीं होगा। सेल टेक्स इन द फ्लूइड, टेक्स इन कहाँ से आ गया, टेक्स आउट की बात हो रही है। एक्सो, एक्सो मतलब आउट करना। सेल मूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल। ठीक है, मतलब विद इन द सेल या फिर फ्रॉम द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर निकाल देता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है। जैसे ये पूरा, अगर ये इस तरीके से, मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम भी बताया था, इसमें अगर ये क्या है अपना, ये अमूबा है मान लो। अगर वो बाहर पूरा फ्लूइड वगैरह भरा था, जिससे वो पिनोसाइटोसिस की वजह से वो पानी पी रहा था, यहाँ से उसने खाना लिया, अब यहाँ से वो बाहर निकाल देगा, उसी प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो अपना खाना बाहर कर दे रहा है। ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। इन अ प्लांट सेल विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वेरी इजी सवाल, क्लोरोप्लास्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में यूज होते हैं। पैरोक्सिसोम्स क्या होता है, ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है सेल का। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये डिटॉक्सिफाई करता है। इन दोनों में यही फर्क है, ये केमिकल रिएक्शन का यूज़ करता है, हाइड्रोजन फेरोक्साइड का यूज़ करता है, H2O2 का। और इलाइजोसोम्स के पास तो एंजाइम्स होते हैं बहुत खतरनाक, और इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसका आंसर वैसे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अपना प्लांट सेल करते हैं, और किसकी वजह से कर पाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, व्हाट इज द कोल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल बेस्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑर्गेनल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग सेल्यूलर वेस्ट, है ना, एंजाइम्स की बात आ गई, और वो भी डाइजेशन की, लाइसोसोम्स वाज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल पेट ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स अपना एंजाइम्स कंटेन करता है डाइजेस्ट करने के लिए फॉरेन मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। भाई साइटोस्केलेटन क्या होता है, मैंने आपको वहाँ पे बताया जिस तरीके से अगर ये सेल्स हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से झाड़ियाँ भी घूम रही होती है। एक तो वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मूवमेंट यहाँ पे दे नहीं रखा, दूसरा वो सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, शेप भी प्रोवाइड करती हैं। देखो प्रोटीन सिंथेसिस तो करती नहीं, सेल डिवीजन में भी नहीं होती, एटीपी प्रोडक्शन में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जिसको नहीं पता साइटोस्केलेटन क्या होता है वो तो देख लेना लेक्चर, अगर नहीं देखा तो वो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकता है। भाई प्रोटीन सिंथेसिस तो अपना राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन तो मियोसिस माइटोसिस, जिसमें सेंट्रोसोम्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनेल्स है जो कि काम करते हैं। या फिर न्यूक्लियस वगैरह भी अगर दे देता तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ठीक थी, हाँ सेल डिवीजन में काम करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन अपना माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन से भी कर सकता था वो। क्या एलिमिनेशन करने के लिए उसके बाकी के तीन ऑप्शन के बारे में पता भी तो होना चाहिए। खैर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इन विच ईयर डिड रूडोल्फ विचलो डेवलप हिज आइडिया। ये रूडोल्फ विचलो जिन्होंने ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला सेल थ्योरी दी थी, नहीं सेल थ्योरी तो अपना सचलाइडन और सचवान ने दिया था, या विचो ने उसमें थोड़ी बहुत ऐड कर दिया था कि उन्होंने ये बता दिया था एवरी सेल्स कम्स फ्रॉम इज प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर जो नया सेल होता है वो पुराने वाले सेल से ही आता है, सेल डिवीजन के प्रोसेस से। और ये वाली थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1855 में। देखो यहाँ पे बोला भी है विच बिकेम अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अपनी उन्होंने दी थी, सचलाइडिन और सचवान ने कब दी थी, 1838 और 39 में। फिर उसके बाद ये रूडोल्फ विर्चो जी आए, इन्होंने उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, वही ये वाली चीज़ ऐड कर दी कि एवरी न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि आगे चल के सेल थ्योरी का एक पार्ट बन गई। और 1855 में इन्होंने ये थ्योरी ये चीज़ बताया था। और सचलाइडिन सचवान ने कब बताया था, 1838 से लेके 39, दोनों डेट अगर आ जाए दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल। एटीपी जहाँ पर भी आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। प्लांट सेल है बिग सेंट्रल, मैंने आपको बताया प्लांट सेल के पास बड़ा वैक्यूल होता है लेकिन एनिमल के पास छोटा वैक्यूल्स होता है। ऐसा क्यों, देखो एनिमल को तो टाइम पे टाइम खाना मिलता रहता है, हम एनिमल में आते हैं, मम्मी हमारी खाना बनाती रहती है सुबह दोपहर शाम, हमें जो मन करे वो हम खा सकते हैं। खैर आज की जनरेशन तो चाउमीन बर्गर पे ज़्यादा पड़ी रहती है, लेकिन छोड़ो। ये जो प्लांट्स है इनको तो हमेशा खाना नहीं मिलता, केवल दिन में धूप जब रहती है तभी ये खाना बनाते हैं। इनको ज़्यादा बड़ा पेट मिला ताकि ये फ्यूचर के लिए स्टोर कर पाएँ, अगर 3-4 दिन बारिश आए धूप ना निकले तो क्या होगा, डेड हो जाएंगे प्लांट सेल। इसलिए इन्हें भगवान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही वैक्यूल दे रखा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, विच सेल ऑर्गेनल आर नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस। गोल्गी अपैरेटस कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये सेल पोस्ट ऑफिस क्यों कहलाता है, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस ये प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, फिर उसको वेसिकल्स के फॉर्म में अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। अब इसके पास प्रोटीन कहाँ से आता है, इसको प्रोटीन पहुंचाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कहाँ से आता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस से अब इंफॉर्मेशन आई है कि भाई तू अब प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मरे मरे से हो चुके हैं, उनके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई है। अब तू प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे ताकि गोल्गी अपैरेटस के पास भेज सके। जैसे देखो ये अपना न्यूक्लियस है, उसके इस तरीके से बगल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो होता है हमारा रफ जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और एक होता है स्मूथ, इस तरीके से मतलब इस तरीके से पाइप तरीके से रहता है, निकला रहता है ना यहाँ से, वो होता है स्मूथ। वो क्या करता है, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहाँ पे राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन बना देता है। यहाँ पे जो स्मूथ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटीन और लिपिड से ही बनी होती है। लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल्स। तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कि उस सेल मेम्ब्रेन जब प्रोटीन और लिपिड से बनी रहती है तो कहाँ से आ रहा है लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और प्रोटीन चाहिए होता है बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए, वो कौन दे रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज देगा गोल्गी अपैरेटस के पास, प्रोटीन यहाँ पे पैकेजिंग होगी, ये कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, सेल्स वगैरह ऐड कर देता है, सेल्स वगैरह नहीं शुगर वगैरह ऐड कर देता है, उसको मॉडिफाई करके वेसिकल्स के फॉर्म में मतलब पैकेट के फॉर्म में अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास भेज देता है, जिसको जो भी जरूरत होती है वो वहाँ से उसको यूज़ करता है। आई बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो जब भी आपसे सेल वॉल पूछे कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल किससे बना होता है, वो हमेशा सेलुलोज से बना रहेगा। जब भी आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किससे बना रहेगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किससे बने रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा प्रोटीन से या फिर प्रोटीन और लिपिड से बना रहेगा, ठीक है, दोनों से बना रहता है।
ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना, सेल वॉल हमेशा सेल्यूलोज से बना होता है और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रोटीन या फिर लिपिड से बना रहता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखो इसका आंसर अपना बैक्टीरिया होगा। ये लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। इसके दो तीन एग्जाम्पल आप याद कर लो जो कि पूछा जाता है। एक तो अपना ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एक अपना क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दूसरा आप एक और याद कर लो, मेथानोजेंस, ठीक है, मेथानोजेंस, मेथानोजेंस ऐसी कुछ रिलेटेड था स्पेलिंग। मेथानोजेंस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अम, और भी है ना, एक आध सर्च कर लेना, ठीक है। बैक्टीरिया और मेथानोजेंस हो गए, ये पूछ लेता है। देखो सीजीएल 2024 में पूछा गया, इस तरीके से एग्जांपल्स देके पूछ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोटिक, इस तरीके से देके पूछ सकता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 थे अपना, व्हाट आर द थिन फिलामेंटस एक्सटेंसेस दैट हेल्प मोटाइल बैक्टीरियल सेल हैव फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड। देखो बैक्टीरियल सेल आ गया, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल इस तरीके से थे, है ना, उनके पीछे एक पूंछ लगी हुई थी जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, और इसका आंसर भी फ्लैजिला ही है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैजिला होता है मोटाइल करने में हेल्प करता है, मोटाइल मतलब उसकी मूवमेंट में। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स थे ही नहीं, बस इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड या फिर क्रोमेटिन थ्रेड भी बोल सकते हो, केवल यही था, और एक प्लाज्मिड था, और छोटे छोटे इस तरीके से राइबोसोम्स थे। तो ये अपना प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। सवाल में क्या पूछा है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, यही तो है फिलामेंटस एक्सटेंशन, जिसके तीन पार्ट थे। ऊपर वाला फिलामेंट था, यहाँ पर एक हुक लगी हुई थी, और यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट जिसको हम क्या बोला था, हमने बेसल बॉडी बोला था, ठीक है, बेसल पार्ट बोला था। तो इसके तीन, वहाँ पे मैंने लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है, लेक्चर शायद 2 में या फिर लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और फ्लैजिला इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया आ गया ना, तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन यही था। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था अपना, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस, पैकेजिंग और sorting ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट। सेलुलर प्रोडक्ट मतलब वो प्रोटीन्स वगैरह उसमें ऐड करके, मॉडिफिकेशन वगैरह करके। लिपिड प्रोडक्शन कौन करता है बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलुलर रेस्पिरेशन ये छोड़ो, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, बिल्कुल एनर्जी बनाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्टली पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। राइबोसोम्स भी प्रोटीन फैक्ट्री बनाता है, ये अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, नहीं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट वाला से। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, यस, लेकिन सवाल का आंसर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब कई सारे ऑर्गेनेल्स उसमें होते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया था, प्रोकैरियोटिक का डायग्राम भी बना के, प्रोकैरियोटिक में क्या, केवल प्लाज्मिड पाया जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड पाया जाता है, और ये एक इस फिलामेंट है। कहाँ आपने कहीं देखा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, कहीं देखा आपने, कहीं मैंने आपको बताया नहीं, बताया ना, तो वही यहाँ पे सवाल में पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस क्या बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट है, लेकिन मुझे फाइंड करना है करेक्ट। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, एनिमल सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सारे फीचर अवेलेबल है। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल। देखो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये गलत हो गया, ठीक है, मुझे करेक्टली पूछा है, और ये इसका आंसर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तो होते हैं भाई, केवल उसके अंदर क्या नहीं होता, रहते हैं, सारे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह, डीएनए अंदर किसके रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं रहता, केवल प्लांट सेल के पास रहता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास रहता है, और सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन लिपिड से। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैरते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19, विच सेलुलर स्ट्रक्चर कंट्रोल सेल मोटिलिटी, अधेशन एंड पोलैरिटी एट द इंटरफेस एंड फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल पोर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस आ गया, सेल डिवीजन आ गया। सेल डिवीजन में देखो ग्लोक्सीजाइसोम्स मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, इसको छोड़ो। लाइजोसोम्स भी नहीं होगा, लाइजोसोम्स सुसाइडल बैग होता है। पेरोक्सिसोम्स सिक्योरिटी गार्ड होता है सेल का। सेंट्रोसोम्स मैंने आपको बताया है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, जैसे देखो जब मेरे सेल को खबर पता चलती है कि भाई अब सेल डिवीज़न करना है, आगे नया सेल बनाना है,
तो जो उसके अंदर का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो क्रोमोसोम्स इस तरीके से होते हैं, क्रोमोसोम्स इस तरीके से पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सेंट्रोसोम्स क्या होता है, सेंट्रोसोम्स देखो इसका करेक्ट आंसर सेंट्रोसोम ही होगा। स्पिंडल पोल एक्चुअली में यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये जैसे अपना क्या न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो अपने यहाँ पे इस तरीके से ये क्या क्रोमोसोम्स हैं, इस तरीके से जब इनको सेल डिवाइड करना होता है ना तो इस तरीके से अब अपने आप को तैयार करने लगते हैं। अब ये जो हमारा सेंट्रोसोम होता है ना, स्पिंडल पोल, पोल मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, उसी तरीके से काम करता है। ये जो सेंट्रोसोम है ना, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम यहाँ जाता है, एक सेंट्रोसोम यहाँ जाता है, और इस तरीके से इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि ये अपने आप को तैनात कर पाए। ये मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी समझाया था लेक्चर 2 में, ठीक है, क्योंकि लेक्चर 1 में तो हमने सारी बेसिक चीज़ें करी थी, लेक्चर 2 में ये समझाया था मैंने सेंट्रोसोम। तो खैर उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, हालांकि ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर 2 देखा होगा, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा डायग्राम से समझाने की कोशिश करी थी एकदम ईजी तरीके से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। भाई सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। बॉडी का मतलब मैं लीवर का सेल, ब्रेन का सेल, नर्वस, अंदर बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहा, बॉडी के बाहर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे हाथ है, कानों पे है, मुंह पर है ना, और हाथों पे है, पैरों पे है, वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, मतलब नॉर्मल सेल। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, स्पर्म्स हो गए और ओवम हो गए, ठीक है। तो यही वही आपको बताना है, सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोटिक, माइटोटिक मतलब सेल डिवीजन। ये सोमैटिक सेल थोड़े जाते हैं सेल डिवीजन, माइटोटिक मतलब जहाँ पर भी आ जाए, देखो माइटोटिक आ गया, ठीक है, सेल डिवीजन, वाइल रिप्रोडक्टिव सेल अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, है ना। ये तो सही लग रहा है ना, क्योंकि माइटोसिस मतलब नया सेल बनाना, रिप्रोडक्टिव सेल मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाना। आगे भी पढ़ लेते हैं, सोमेटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, बट रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, दोनों के पास होता है। ये तो गलत हो गया, सोमेटिक सेल डू नॉट कंटेन एनी क्रोमोजोम्स। भाई क्रोमोजोम्स क्यों नहीं कंटेन करता, कंटेन करता है, ये भी गलत हो गया। मुझे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। सोमेटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल नाइदर डायप्लॉइड, क्यों, दोनों के पास होता है। सोमैटिक सेल डायप्लॉइड होता है क्योंकि वहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं अपने अगले वाले सेल में, जो कॉपी होता है। रिप्रोडक्टिव हाइप्लॉइड होता है क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही, अब उसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र नहीं होते। तो यहाँ पे नाइदर लिखा है, नाइदर की वजह से गलत हो जाएगा, यहाँ पे आइदर हो आना चाहिए और आना चाहिए था। नाइदर मतलब इन दोनों के पास वो दोनों डायप्लॉइड और हाइप्लॉइड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है, सोमैटिक सेल जो माइटोसिस में वो करता है, वर्क करता है माइटोसिस सेल डिवीजन में। माइटोसिस मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सेल डिवाइड करना है, जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ के सेल्स हैं ये पूरे, अब मुझे चोट लग गई, मैंने जैसे सुई लगवा अपने आप को, तो यहाँ पे जो सेल है वो डैमेज हो गया। अभी बगल वाले सेल जो है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इस वाले सेल को रिपेयर करेंगे, तो वो माइटोसिस प्रोसेस हो गया। अब मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो मैं रिप्रोडक्टिव सेल का यूज़ करूँगा, जो स्पर्म और ओवम वो मियोसिस में जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल पूछा है, सेलुलोज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोला होता तो लिपिड और प्रोटीन होता, ठीक है, अलग अलग दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर वैसे ही नहीं है, सेल वॉल पूछा है तो सेलुलोज होगा। स्टार्स तो अलग ही आ गया यहाँ पे। Beside the cell organelles, there are various types of non-living components within a cell which are known as cytoplasmic inclusion। मतलब जो सेल वॉल के अंदर, मतलब सेल के अंदर कई सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि नॉन लिविंग्स होती हैं। नॉन लिविंग्स मतलब वो कुछ काम नहीं करती, जैसे खाना हो गया, पिगमेंट्स हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें एक नॉन लिविंग होती हैं, वो एक्चुअली ऑर्गेनल्स के काम आती हैं, उनको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफाई सर्टेन कंपाउंड इन द सेल। देखो ब्रेक डाउन फैटी एसिड, यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए उसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सिसोम, क्योंकि पेरोक्सिसोम वो सेल ऑर्गेनल है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे हमारे फैटी एसिड ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और वो काम किसके आते हैं, जो भी मेरे सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, है ना। वैक्यूल तो पेट ऑफ द सेल होता है, स्टोरेज के काम आता है और रिजिडिटी टर्जिटी प्रोवाइड करता है। लाइजोसोम्स क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, ये कमेंट में आप बताना, इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल। एंटोन वैन ल्यूवेनिक, मुझे नहीं लगता इतना हार्ड है इस सवाल में। देखो यहाँ पे क्या बोला, इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। इसका करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिज्म। भाई मेटाबॉलिज्म होता है क्या है, एक्चुअली देखो जब भी हम खाना भी खाते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, हम भी तो सेल्स के ही बने हैं, लिविंग
थिंग्स हैं हम भी। तो मेटाबॉलिज्म देखो, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं ना, तो वो एक तरीके से ग्लूकोज में या फिर एनर्जी बनाने के लिए उनको कन्वर्ट करना पड़ता है छोटे छोटे एनर्जी में, ग्लूकोज में। तो जो भी हम जैसे रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन कैसे होते हैं? केमिकल रिएक्शन के कारण। हमारे पेट के अंदर भी तो HCl होता है जो कि केमिकल रिएक्शन करता है, तभी जाके वो जो हमारा खाना है वो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें ही केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और फिर हमारी लिविंग स्टेट को एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन लीवर ऑफ मैमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2023 में पूछा गया था। देखो लीवर ऑफ मैमल्स मतलब मैमल्स के अंदर तो हम भी आते हैं। लीवर, लीवर में कौन सा फाइंड किया जाता है सेल? कुफपेट सेल हो गया, ठीक है। याद रखना ये सारे ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। देखो पुरकिंजे सेल आपका फाइंड किया जाता है ब्रेन के अंदर। जो हमारा ब्रेन होता है ना वो पुरकिंजे सेल से बना होता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सेंस ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सेल से बने होते हैं। पूरी बॉडी तो हमारी ओवरऑल जनरल सेल से बनी होती है, लेकिन जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन है तो मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पेशल सेल्स बने हैं। जैसे नर्व सेल हो गया, नर्व सेल एक स्पेशल तरीके का सेल हो गया। अब जैसे हम जब नर्व सेल पढ़ेंगे ना उसमें हम देखेंगे कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट नॉर्मल सेल से बहुत अलग होता है नर्व सेल, क्योंकि उसका स्पेशल टास्क है, स्पेशल काम है ना भाई। नॉर्मल सेल से बहुत अलग है वो, तो उसका अलग ही नाम है, नर्व सेल है। उसी तरीके से ब्रेन है, उसका अलग नाम है पुरकिंजे सेल। माइक्रोग्लियल सेल किस में होता है बताओ? माइक्रोग्लियल सेल अपना प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है नर्वस के अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर। और सेंसरी सेल तो वही सेंसर मतलब जो हमारे कान हो गए, हाँ स्किन्स हो गई, और सुनने वाले, ये सारे सेंसर ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, तो ये सेंसरी सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लीवर में पूछा, लीवर में अपना कोपफेर सेल्स होता है, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 27 अपना, द वाई शेप प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल टू डिफेंड अवर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर नोन एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इम्यूनोग्लोबिन आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे बोला क्या है, एक वाई शेप्ड ऐसा प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर जो कि इम्यून सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो एक्चुअली में जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया जब घुस जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए वो काम आता है। अगर यहाँ पे इम्यून सेल के द्वारा अगर वो रिलीज़ किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन आप यहाँ से देख के भी तुक्का भी मार सकते थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही तो होता है जो कि अपने बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिफेंड करने के लिए यूज़ होता है। इम्यूनोग्लोबिन उसमें डेफिनेटली, अगर इम्यून की बात हो रही है या डिफेंड की बात हो रही है बाहर की बीमारियों से, तो इम्यून तो जरूर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विच इज़ अ रिवर्सिबल फ्लोरेसेंट रेड एसिडिक डाई यूज टू स्टेन साइटोप्लाज्म रेड ब्लड सेल कोलेजन एंड मसल फाइबर फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट आंसर यूजिन। देखो यूजिन क्या होता है, देखो यहाँ पे डाई बोल रखा है, एक्चुअली में यूजिन क्या होता है समझो अच्छे से। यूजिन एक तरीके का डाई होता है, डाई मतलब पेस्ट वगैरह कलरफुल, जिसमें हमें पता नहीं होता, हम देख नहीं पाते। सेल तो बहुत छोटा होता है, माइक्रो सेल जो होता है बहुत छोटा होता है, उसका कलर भी कुछ नहीं होता है ना, उसका कुछ कलर भी नहीं होता। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसको देख पाते हैं ना, तो सही से हम उसकी रीडिंग नहीं कर पाते, हम उसको सही से देख नहीं पाते, अच्छे से हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो ये एक डाई होता है स्पेशल जिसका नाम है यूजिन, हम इसको यूज़ करते हैं उसकी एग्जामिनेशन को। उस डाई के अंदर जब हम सेल्स को तोड़ के उसके अंदर रख देते हैं, तो भाई सेल को तो कोई कलर नहीं होता, तो जब हम इस डाई के अंदर सेल को रख देते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो उसके जो विजिबल पार्ट्स होते हैं वो ईजिली विजिबल हो जाते हैं फिर, क्योंकि सेल हमारा कलरलेस होता है ऑलमोस्ट। तो ये डाई हमारा काम आता है, और इस डाई का नाम क्या है, यूजिन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे किस में पूछा गया था ये, वैसे स्टीनोग्राफर में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस दैट दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ अनलेस दे एंटर अ लिविंग होस्ट एंड स्टार्ट मल्टीप्लाई यूजिंग द होस्ट सेल, व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड दिस। मतलब ये बोला गया है एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताओ वायरस की जो कि वो ये शो करता है कि अगर वो बाहर है तो कोई लाइफ नहीं है उसके अंदर, मतलब वो जिंदा नहीं है, लेकिन किसी भी अगर वो लिविंग सेल के पास पहुंच गया, लिविंग होस्ट के पास पहुंच गया, तो अपने आप को लिविंग महसूस करने लगता है और अपने आप को बार बार डिवाइड करने लगता है। ऐसा क्या है ऐसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक? देखो ये तो होगा नहीं, कैमोफ्लेज देमसेल्फ, पता नहीं क्या दे रखा है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा और समझना भी नहीं है। लैक डीएनए, देखो डीएनए तो वो लैक करते हैं, लेकिन डीएनए वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिसकी वजह से वो लिविंग होस्ट में अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी नहीं होगा। दे नीडेड हीट ऑफ द होस्ट, नहीं हीट की वजह से उन्हें हीट थोड़ा चाहिए होता है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे भी जो वायरसेस होते हैं ना, उनमें कई, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है और कई सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। देखो वायरसेस ये बने भी किससे होते हैं, ये आरएनए से बने होते हैं, इनके अंदर ये डीएनए जो होता है ना, डीएनए, ये जो डीएनए होता है वो भी नहीं होता। देखो ये पूरा जो होता है हमारा डीएनए होता है, ठीक है, हालांकि मैंने लेक्चर में ही बताया ये पूरा हमारा डीएनए होता है। अब इसका हाफ पार्ट कर दो, यही वायरसेस के अंदर होता है, इसको बोला क्या जाता है, आरएनए बोला जाता है। अगर ये पूरा रहे तो डीएनए, हाफ रहे तो आरएनए, यही वायरसेस के अंदर रहता है। तो उसको अपने आप को कंप्लीट करना है, डीएनए बनाना है। तो जब भी वो लिविंग के पास जाता है ना, तो वहाँ से उसको लगता है कि यस ये यही तो था जो मैं चाहता था, वहाँ पे जाके वो अपने आप को डिवाइड करने लगता है। वो डीएनए वगैरह अब उसकी बहुत जल्दी उसकी कॉपी करने लगती है, क्योंकि आरएनए है। आरएनए मतलब इस तरीके से है, आरएनए मतलब इस तरीके से, उसका जो दूसरा पार्ट है वो तो है ही नहीं। तो जब वो लिविंग के पास जाता है ना, तो इस चीज़ को वो कंप्लीट करना चाहता है, तो वहाँ की जो लिविंग है उसके डीएनए का वो कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, उसके डीएनए को यूज़ करने लगता है, और उसके अंदर ही उसकी बॉडी के अंदर ही जाके उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे कोरोना वायरस, वो भी तो आरएनए था एक तरीके का। मैंने समझाया भी लेक्चर 2 में, देख लेना अच्छे से, वहाँ पे डीप में समझाया। ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो अपना, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, एटीपी जहाँ पर भी आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये तो प्रोवाइड करता है शेप, रिजिडिटी, सेल डिवीजन के काम नहीं आता। हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल नहीं। वर्क एज स्टोरेज ऑफ मटेरियल, भाई ये तो वैक्यूल हो गया, ठीक है, तो वैक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए कौन सा वो होता है बताओ, ये तो आप बताना, ठीक है। हालांकि इसके आंसर वो हैं सेंट्रोसोम्स वगैरह। इट प्रोवाइड शेप एंड टर्जिटी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेल वॉल का। विच सेल ऑल्सो कोल्ड न्यूरोमेला सेल, ठीक है, एंड द मेन ग्लियल सेल इन द पीएनएस, देखो नर्वल सेल आ गया, ठीक है, एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन सर्वाइवल ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूरन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचवान सेल। देखो सचवान सेल, सचवान सेल से आपको कुछ याद आ रहा है, जब मैंने आपको सेल थ्योरी बताया था वहाँ पे दो बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था, एक सचलाइडिन एक सचवान, कब दिया था 1838 में, तो ये उन्हीं बायोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया सचवान सेल। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था कि जो नर्व सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ अलग ही सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोला जाता है सचवान सेल, जो एक तरीके से जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सर्वाइवल के लिए, उसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना ही जानना है बस, और कुछ नहीं जानना। ऑप्शन ऑप्शन बेस्ड हमारा पेपर है, यूपीएससी का पेपर नहीं है कि बहुत सारा पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। अगला सवाल देखो, बेसोफिलिक न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स दैट आर स्केटर्ड इन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ नर्व सेल एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निसिल बॉडीज। देखो इसके बारे में समझो, ये भी अपना नर्व सेल के बारे में ही है। देखो निसिल बॉडीज में कैसे पहचान के, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस दे रखा है। एक्चुअली में मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि हमारी पूरी बॉडी ओवरऑल सेल से बनी होती है, लेकिन अंदर के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग टास्क है, तो उन्हें अलग अलग टास्क परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग सेल से वो बने होते हैं। उसी तरीके से जो नर्व सेल्स होता है ना, वो एक अलग ही सेल से बना होता है, जिसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम ही करता है। वो करता तो राइबोसोम ही है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स का ग्रुप एक तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ग्रेन्यूल्स आर स्कैटर्ड विद इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब उसके जो राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेजेस आते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो कौन करता है, वो राइबोसोम्स करता है। न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर होता है। खैर इतना मत समझो, ठीक है, ग्रेन्यूल्स मतलब इतना समझो थक्का, इस तरीके से छोटे छोटे जो राइबोसोम्स के ग्रुप्स होते हैं वो उन्हीं को हम बोलते हैं निसल बॉडी, बस और कुछ मत समझो। ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के ही ग्रुप्स को हम बोलते हैं निजल बॉडी, और ये स्पेशली किस में होता है, नर्व सेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोल की बॉडीज़ के बारे में तो आप जानते ही हो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द एक्यूट सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे हमारा जो सेल वॉल है ना, जैसे ये सेल है, ये बाहर की जो लेयर है ना, इसके ऊपर एक एक्वापोरिन की भी लेयर चढ़ी रहती है। ये क्या काम करती है, बाहर का जो पानी है, भाई सेल को पानी तो चाहिए होता है, क्योंकि सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक तरीके से लिक्विड फ्लूइड ही है। अगर इसके अंदर पानी का आदान प्रदान नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो अंदर का पानी कब तक चलेगा भाई, वो सूख जाएगा।
तो आदान प्रदान चलने के लिए एक लेयर रहती है यहाँ पे एक्वाफोरिन, वो स्पेशली केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही, केवल पानी को ही अंदर आने जाने बाहर के लिए देती है। ऑस्मेटिक प्रोसेस, ऑस्मेटिक बैलेंस को वो करती है। ऑस्मेटिक क्या बोलते हैं यार, ओस्मोसिस को एक तरीके से बैलेंस करती है। ओस्मोसिस मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वहाँ पर भी मैंने बताया था लेक्चर में। तो एक्वापोरिन से भी आप समझ सकते हो, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन यहाँ पे आप समझ जाओ, तो एक्वा मतलब रिलेटेड वाटर, यहाँ पर भी बोला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, म्यूकिन्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है अपना। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergo oxidation reaction to produce hydrogen peroxide peroxisomes? ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया पेरोक्सिसोम्स वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक तरीके से, जो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, वेस्ट मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने के काम आते हैं। वो भी किसकी हेल्प है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन इंक्लूड हो रिएक्शन में। और ये कौन सा रिएक्शन करते थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, मतलब H2 प्लस में O2 मिला के एक रिएक्शन बनता था, एक प्रोडक्ट बनता था H2O2, इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कौन यूज़ करता था? पेरोक्सिसोम्स, सेलुलर जो वेस्ट है उनको एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है, एक और इसकी मैंने बताई थी प्रॉपर्टी, पेरोक्सिसोम्स का एक और वर्क बताया था, वो कमेंट में आप बताना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है। विच सेल ऑर्गेनल इज डिफाइंड एज अ स्मॉल राउंड ऑर्गेनल दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन? ये तो वही वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए मिल गया ना, राइबोसोम्स। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, न्यूक्लियस पे है यहाँ पे और यहाँ प्रोटीन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, यस, ऑप्शन नंबर ए से होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, गोल्गी बॉडीज नहीं होगा, लाइसोसोम्स नहीं होगा। गोल्गी बॉडीज तो पैकेजिंग के काम आता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए की बात की गई, प्रोटीन की बात की गई, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो राइबोसोम्स होता है, एक तरीके से ये प्रोटीन बनाता भी है। और राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या होता है? ये आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, राइबोसोम्स के पास पहुंचता है और उसको मैसेज देता है, भाई प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे, और राइबोसोम्स वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखो, गोल्गी अपैरेटस द मैच्योरिंग फेजेस। इस सवाल को थोड़ा सा सही कर देना, हालांकि इसी तरीके से पूछा गया था। देखो एक बार और समझाता हूँ आपको गोल्गी अपैरेटस के बारे में। इस तरीके से अपना गोल्गी अपैरेटस था, है ना। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? इसके पास प्रोटीन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक के पास से, और उसका ये पैकेजिंग करता है, और ये आपस में सारे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है ये सिस्टन पैटर्न बोलते हैं इसे, है ना। ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये वाला जो फेस होता है ना, न्यूक्लियस की तरफ होता है, इसको बोलते हैं हम सिस फेस। ठीक है, और ये वाला जो फेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। ये सेल के अंदर ऑर्गेनल है, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस जिसको कैमिले गोल्गी ने डिस्कवर किया था, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। सवाल में यही बोला है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस मतलब देखो, जो वो प्रोटीन एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो यहाँ से करता है सिस फेस की तरफ से, यहाँ से अंदर जाता है, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ रहता है और ये आपस में सब जुड़े रहते हैं, तो यहाँ से ये अंदर जाता है, इसी को हम बोला जाता है ये मैच्योरिंग फेस है। ये मैच्योरिंग फेस है जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन आके मॉडिफिकेशन होती है उसकी, वेसिकल के फॉर्म में पैकेजिंग होती है उसकी। मॉडिफिकेशन में क्या होता है? उसके अंदर शुगर ऐड वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा मैच्योरिंग फेस होता है जिसमें क्या जाता है, जो उसका प्रोटीन वो रिसीव करता है, उसकी पैकेजिंग वगैरह की जाती है, उसमें शुगर वगैरह ऐड किया जाता है, तो इसी को बोला जाता है मैच्योरिंग फेस। अब ऑप्शन में देखोगे स्फेरिकल, कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, कॉनकेव, ये तो मैच्योरिंग फेस है पूरा, इसकी बात की जा रही है। मैच्योरिंग फेस में कहाँ से कॉनकेव आ गया? हालांकि इसका आंसर देखो क्या बोला है, मैच्योरिंग फेस मतलब आप ऐसे भी समझ सकते थे, इसका आंसर आप कॉनकेव भी दे सकते थे, है ना। लेकिन मैच्योरिंग फेस देखिए इसने एक तरीके से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैच्योरिंग फेस तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जा रहा है ना। खैर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जैसे जो सिस फेस है, सिस फेस इस तरीके से है, इसका मतलब इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो ये कौन सा मिरर हो गया? मुंह इधर है मतलब इधर से, यहाँ से स्टार्टेड है, यहाँ से इसका आगे वाला हिस्सा है, तो मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया। जो सिस फेस होता है कॉन्वेक्स में होता है, और ये वाला जो चीज़ है ये अपना कॉनकेव शेप में है। जो बाहर वाला ट्रांसफेस है, ये जो ट्रांसफेस है, क्योंकि इसका ये वाला जो आगे वाला है वो इसका मुंह है एक तरीके से, तो हम इधर से ही तो देखेंगे इसको, तो इधर से जब हम देखेंगे तो ये कॉनकेव शेप में है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, जो सिस फेस है गोल्गी अपैरेटस का, वो किस शेप में होता है? वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। जो ट्रांस फेस है वो किस शेप में होता है? कॉनकेव शेप में होता है। तो आप इसको एक बार सही भी कर लेना, अगर इसकी जगह सिस फेस होता है तो कॉन्वेक्स होता है, इसकी जगह अगर ट्रांस फेस होता है तो क्या होता है? कॉनकेव होता है। मैच्योरिंग दे रखा है, मैच्योरिंग मतलब ये वाला पूरा पार्ट,
और अगर ये इधर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मैच्योरिंग मतलब ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ये वाला मैच्योरिंग पार्ट। अब ये पूरा पार्ट आ रहा है भाई, यहाँ से तो ये बाहर जा रहा है, लेकिन मैच्योरिंग फेज का मतलब इधर से जो प्रोटीन है वो अंदर आ रहा है। इसका मतलब मुंह जो है वो इसका इधर की तरफ है, इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका मतलब कॉन्वेक्स होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, देखना पड़ेगा एक मुझे भी। ठीक है, खैर मैंने ये तो आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही है। सिस फेस जो होगा वो कॉन्वेक्स में होगा, और ट्रांस फेस जो होगा अपना कॉनकेव शेप का होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप इन माइटोसिस वेयर नॉन कैनेटो स्पिंडल फेयर लेंथन एंड इलोंगेट द सेल। इसका करेक्ट आंसर देखो, प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज मतलब जब हमारे सेल को अब पता चल गया माइटोसिस करना है, सेल डिवाइड करना है, आगे सेल नई सेल बनाने हैं, तो प्रोफेज में जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो बातें चलती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, अब वो क्रोमोसोम्स आपस में बात करके अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, उसी फेज को बोला जाता है प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, अब वो जो क्रोमोसोम्स अपने आप को तैयार कर चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एक तरीके से तैनात कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं, अब अपने आप को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एनाफेज क्या कहलाता है, एनाफेज वो कहलाता है जहाँ से अब हमारा न्यूक्लियस वगैरह अब धीरे धीरे एक तरीके से कॉपी कर रहा होता है, डिवाइड होने की अब स्थिति पे रहता है। ये एनाफेजिस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म अपना यहीं पे फॉर्म होता है। जैसे आपको पूरा समझाऊँ अच्छे से, जैसे ये सेल है, अब मुझे पता चल गया माइटोसिस करना है, नए सेल बनाने हैं, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स है, अब ये तैयार हो रहे हैं, प्रोफेज वाला हो गया फेज। फिर मेटाफेज कब आता है, जब ये अपने आप को इस तरीके से तैनात कर लेते हैं, मतलब कॉपी एक तरीके से करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आता है एनाफेज, है ना, एनाफेज आता है उससे पहले, एनाफेज आता है मेटाफेज के बाद। ठीक है। हम्म, हम्म, आप ये समझो एनाफेज में होता क्या है। देखो एनाफेज में क्या होता है, जब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब इनको पता चल जाता है सेल डिवीजन अब हमें करना है, तो अब ये अपने आप को इस तरीके से तैनात करते हैं। वहाँ पे काम आता है हमारा स्पिंडल फेयर। स्पिंडल फेयर कौन लॉन्च करता है, सेंट्रोजोम। इस तरीके से साइड में हमारा सेंट्रोजोम होता है, जो इस तरीके से स्पिंडल फेयर, स्पिंडल फाइबर को लॉन्च करता है, और ये क्रोमोसोम्स को तैनात करता है। अब यहाँ से जब ये तैनात हो जाएंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे सेंट्रोजोम से, तो हमारा क्रोमोसोम सब कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, और जब ये कॉपी कर देगा फिर हमारा वहाँ से न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। सेल हमारा फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। यहाँ से सेल हमारा कॉपी हो चुका है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे इस न्यूक्लियस हो गया, इसी फेज को हम बोला जाता है ट्यूलोफेज। लेकिन यहाँ पे कुछ और बोला गया, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर हमारा कब होता है, एनाफेज वाले में। प्रोफेज तो सबसे स्टार्टिंग फेज है, मेटाफेज में भी नहीं होता, टीलोफेज में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 अपना यहाँ क्या बोला है, विच सेल ऑर्गेनल इज द एनर्जी फैक्ट्री। एनर्जी फैक्ट्री मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। बस देखते ही कर दो, और कुछ नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, विच फॉर्म ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट स्पेशलाइज ऑयल सिंथेसिस। ऑयल सिंथेसिस या फिर ऑयल का स्टोरेज। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पता पाया जाता, तो प्लास्टिड के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, और वो कौन कौन से टाइप थे जल्दी बताओ। एक तो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, एक हमारा क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था अपना, ल्यूकोप्लास्ट बताया था। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ द सेल होता है, प्लांट सेल, खाना बनाने का काम आता है, फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, जो भी जैसे टमाटर हो गया और मिर्चा हो गया, इसको कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोरेज करता है स्टार्च का, प्रोटीन का, और अपने ऑयल्स वगैरह का, फैट वगैरह का। अब फर्दर इसके 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, ये अलग अलग इसके 3 टाइप होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं और वो रिलीज करते हैं, बनाते हैं, है ना, सिंथेसिस करते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट क्या सिंथेसिस करता है या फिर क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है। ठीक है, जैसे आलू हो गया, उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, वो स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था, दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट अपना ऑयल स्टोरेज करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑयल सिंथेसिस और स्टोरेज के काम आएगा ना। ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट, तो मैंने बता दिया, ये वाला क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के काम आएगा। तीसरा जो होता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, तो इसका तीसरा पार्ट क्या होता है अपना, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना ये तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलायोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, द प्राइमरी फंक्शन इन विच ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द राइबोसोम्स ऑफ द सेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे बोला गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियोलस। यहाँ पे क्या बोला है, प्राइमरी फंक्शन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, मतलब मुझे ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में बताना जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोड्यूस करेगा
टू असेंबल द राइजोसोम्स। न्यूक्लियोलस से होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखा रहता है कि अब उसके न्यूक्लियस के अंदर से ही तो आता है इन्फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब रफ एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। तो अब ये कहाँ से आता है मैसेज, यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस असेंबल द राइजोसोम्स, मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर से मैसेज आती है ताकि राइबोसोम्स अब तैयार हो जाओ, महाराज पधार रहे हैं, अब असेंबल हो जाओ, प्रोटीन बनाने की तैयारी कर लो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन तो अपना डीएनए वगैरह इसके अंदर होता है, ये सेल डिवीजन के काम आता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। सेंट्रियोल नहीं होगा, पेरोक्सिसोम्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल भी अपना सेल डिवीजन के काम आता है। पेरोक्सिसोम तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली रिएक्शन होती है जहाँ पे ये एक तरीके से जो सेलुलर वेस्ट होता है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। अगला देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 43 अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है कई सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता है इसके पास, बहुत छोटे होते हैं, फ्लैजिला होता है इसके पास, दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल सही है, उनके पास राइबोसोम्स होता है। हाँ, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ये प्रोकैरियोटिक के बारे में बिल्कुल गलत बात है। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लियस एसिड, यस उनका जो क्रोमोसोम्स होता है वो केवल न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है इनके अंदर, केवल न्यूक्लियस के नाम पे इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है जो आगे चल के जब इनको डिवाइड करना होता है तो वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाता है। देयर साइज इज जनरली इन द रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये भी बात सही है, बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो ये केवल यही एक गलत है और मुझे पूछा है नोट करेक्ट, तो यही अपने सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 44 अपने यहाँ क्या बोला है, विच स्ट्रक्चर लेयर इन सेल टाइप इज कंपोज मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज, आ गया ना सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, और न्यूक्लियर एल्बिंडम किससे बना होता है ये आप बताना, और ये होता है क्या ये भी आप बताना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन अपोप्टिस। अपोप्टिस मतलब सेल डेड, खुद का डेड, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है कई बार सेलुलर वेस्ट से माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की फैक्ट्री यही है, एनर्जी बनाता ही यही है। तो अपोप्टिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेलुलर वेस्ट के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो ऐसे इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है कि वो जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। भाई अगर कुछ भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होने लगे तो वो खतरनाक बन जाती है। तो वही यहाँ पे अपोप्टिस के बारे में बताया गया, और अपोप्टिस में अपना केवल एक ही यहाँ पे काम होता है, सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। ठीक है, और पूछा भी गया है, किस में पूछा गया, फेज 12 2024। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, विच टाइप ऑफ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर यूकैरियोट सेल हैज अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर एंड अबाउट हाफ देयर वॉल्यूम अक्यूर्ड बाय कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। कप शेप, इस क्लोरोप्लास्ट से आपको हिल्ट मिलना चाहिए, क्लेमाइडोमोनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ डू द मसल सेल हेल्प इन द मूवमेंट। हेल्प इन द मूवमेंट, मूवमेंट में किस तरीके से, ब्लड फ्लो ऑफ द सेल हेल्प्स इन द मूवमेंट, नहीं। थिकनेस ऑफ द सेल लेयर्स हेल्प्स इन द मूवमेंट, थिकनेस नहीं, ये थोड़ा ना, थिकनेस थोड़ा ना मूव करती है, हेल्प करती है। लाइनिंग ऑफ द वेसल्स नहीं। देखो जब भी जो सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, वही मूवमेंट में हेल्प करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, विच सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सुसाइडल बैग मतलब लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल इज फॉलोड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैगमोप्लास्ट। देखो पेरिस्टोम तो छोड़ो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेरीप्लाज्म क्या होता है ये जानो। पेरीप्लाज्म देखो प्लांट सेल के अंदर मैंने बताया था, सेल वॉल तो अपने एनिमल सेल के अंदर होता नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक तरीके से सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो इसके अंदर का ये जो गैप होता है ना, ये जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है वो तो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो गैप होता है या फिर उसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता होगा उसको हम पेरीप्लाज्म बोलते हैं। खैर ये तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं। न्यू सेल मतलब सेल डिवीजन के बारे में बताना है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये बताओ। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के जो भी उसके अंदर सारा मटेरियल है, सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो पूरा मिला के प्रोटोप्लास्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रैगमोप्लास्ट होता है जब हमारा जो एक ये जो सेल है ना, अब वो अपने से डिवाइड करके नया सेल बना दिया है, नया सेल वॉल बना दिया एक तरीके से।
जैसे ये सेल है, डिवीजन हुआ है तो एक नया सेल बनेगा, नया सेल बनेगा। अब नया सेल कब पूरा होगा? जब उसके अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स बन चुके होंगे और बाहर का जो सेल वॉल है बन के कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे सवाल में ये पूछा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, न्यू सेल वॉल मतलब फ्रेगमोप्लास्ट। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 अपना यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस वाटर द सेल मेम्ब्रेन इन रिस्पॉन्स। इसका मैंने बताया था एक्वापोरिन्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या होता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर एक ऐसी लेयर होती है जो एक्चुअली में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करती है, ताकि वाटर ही जाएगा अंदर या फिर आएगा बाहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को ये बैलेंस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, व्हाट डू यू कॉल अ ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज लूज सीथ टाइप। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइम लेयर। देखो ये क्या होता है, ये जैसे हमारा जो सेल है ना उसके बाहर की एक लेयर होती है, बाहर की एक लेयर होती है, ताकि अंदर का जो साइटोप्लाज्म है या फिर अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ फ़र्क ना पड़े। जैसे साइटोप्लाज्म है वो कहीं पानी बाहर ना आ जाए, इसके लिए भी तो एक अलग से लेयर लगनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो लूज सीथ टाइप होती है वो किस टाइप की होती है? स्लाइम लेयर की होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, मोस्ट सेंट्रियोल्स हैव डैश स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड अरेंज ऑर्थोनोलॉजी आफ्टर डुप्लीकेशन। देखो सेंट्रियोल्स मैंने क्या बताया था, सेंट्रियोल्स अपने ये सेंट्रोजोम्स है अगर, ठीक है, ये क्या अपना सेंट्रोजोम्स, मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था सेंट्रोजोम्स, ये अपना सेंट्रोजोम्स है। अब इसी के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह होते हैं, इस तरीके से जैसे ये बना होता है, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ना। इसी तरीके से ये सर्कुलर में बना रहता है। अब ये 9 के पेयर में बना होता है, या तो 9 के पेयर में बना होगा, 9+0 के पेयर में मतलब 9 का पेयर बना रहेगा, या फिर 9+2 के पेयर में बनेगा मतलब 2 एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पे 9+2 है नहीं, 9+0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सेल डिवीजन के काम आता है, क्योंकि सेंट्रोसोम अपना सेल डिवीजन के काम आता है, उसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स वो भी सेल डिवीजन के काम आता है। ठीक है, तो यही बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विच मोस्ट सेंट्रियोल, मतलब जो ज़्यादातर होते हैं ना वो तो 9+0 के फॉर्म में होते हैं, केवल कुछ ऐसे होते हैं स्पेशली वो 9+2 के फॉर्म में होते हैं। तो मोस्ट सेंट्रियोल तो अपने 9+0 के फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाले सेंट्रियोल्स है और ये बाहर वाला क्या है, सेंट्रोजोम हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 53, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। साइटोस्केलेटन बताया, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जिस तरीके से डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के डिवीजन को, जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है, नया सेल बनता है, जब नया सेल बनता है मतलब यही वाला न्यूक्लियस कॉपी होके यहाँ पे हुआ है, तो कभी ना कभी ऐसा फेज आया होगा जहाँ पे ये न्यूक्लियस भी 1 से 2 बन रहा होगा, उसी डिवीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस। खैर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनेसिस करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ और आप ध्यान रख लेना, मैंने बताया नहीं आपको, स्टडी ऑफ सेल भी आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ सेल, मुझे यहाँ पे साइटो देख के याद आया, स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म की स्टडी नहीं है, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे क्या बोला है, इन अ प्लांट इज द प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल वॉल accumulate in इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग सेल एक्सपेंशन। इसका करेक्ट आंसर होगा पैक्टिन। देखो पैक्टिन क्या होता है ना, वो जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनके मिडल लेमिला जो लीफ वगैरह होती है ना उसके अंदर ही वो जो एक तरीके से ये निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं लेमिला। जैसे इस तरीके से अगर लीव है ये तो उसी को हम बोलते हैं लेमिला। तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो एक तरीके से लीव्स को एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और वो कब फॉर्म होती है, वो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब ये डेवलप हो रहा होता है तभी वो फॉर्म होती है। अब ये जो ये लेमिला होता है ये काम क्या करता है लीव्स में, पैक्टिन इसमें ही रहता है। अब ये काम क्या करता है, एक तरीके से उसके एक्सपेंशन में काम करता है, एक्सपेंशन में लीव को बढ़ाता है, एक तरीके से उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पैक्टिन। और पैक्टिन क्या होता है, कई बार आपको ऐसे भी पूछ सकता है विच इज़ गम टाइप सेलुलर या फिर गम टाइप एंजाइम्स हो गया, तो वो पैक्टिन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है, विच सेल एनालिसिस टेक्निक इज यूज टू रैपिडली एनालाइज सिंगल सेल और पार्टिकल एज दे फ्लो थ्रू सिंगल और मल्टीपल लेजर वाइल सस्पेंडेड इन द बफर्ड सोल्ट बेस्ड सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लो साइटोमेट्री। मतलब फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है, जब हमें सेल को थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करना होता है,
अच्छे से और पढ़ना रहता है, तो हम लेज़र्स, कुछ स्पेशल लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उस सेल को स्टडी कर पाते हैं। उसके सेल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स वगैरह, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखना हो तो ये वाली जो कुछ ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिनको हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, फ्लो साइटोमेट्री, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। CHSL 2023 में पूछा गया था ये सवाल। आओ अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स डज द फाइलम Cnidaria have to capture and stun prey such as water, fleas and plankton। प्लैंकटन क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअली में एक तरीके से माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, जो बड़े ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं उन्हें। बड़े ऑर्गेनिज्म मतलब उनसे बड़े ऑर्गेनिज्म, ना कि मछली वगैरह। ये प्लैंकटन बहुत छोटे होते हैं। वाटर फ्लीज मतलब भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म। अब सवाल में यही बोला है, ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है जो इन वाटर फ्लीज को और प्लैंकटन को कैप्चर करने में क्या काम आएगी। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन, और आपको जरूर तुरंत आ जाएगा यहाँ पे, डंक मारने वाली कोशिका मतलब स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल मतलब डंक मारने वाली। जब आपको किसी भी चीज़ को कैप्चर करना है ना, आपके पास हाथ नहीं है, कैप्चर करना है, अब जैसे मधुमक्खी, उसको अगर कैप्चर करना है आपको, आपको नहीं मतलब मधुमक्खी को आपको कैप्चर करना है, मतलब मधुमक्खी आपको कुछ करना चाहती है, अपना असर दिखाना चाहती है, तो वो कैसे करेगी, अपना डंक मार के, स्टिंगिंग सेल जो भी उसका मुंह होगा, डंक डंक मार के, तभी तो वो आपके जो भी ब्लड वगैरह है अगर उसको कैप्चर करना चाहती है, ब्लड को मान लो अपने हाथ में जो ब्लड घूम रहा है उसको मान लो प्लैंकटन, तो अगर उस प्लैंकटन को कैप्चर करना चाहती है तो वो स्टिंगिंग सेल का इस्तेमाल करेगी, स्टिंग करेगी। आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अगर कोई जो हमारे स्पेशल नर्व सेल है, अगर उनको वाटर फ्लीज या फिर प्लैंकटन कैप्चर करना हो तो स्टिंगिंग सेल काम आएंगे। अगले सवाल देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 57, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लेपोप्टीन स्टेज। कौन सा होगा। देखो साइनोप्सिस क्या होता है, साइनोप्सिस जब हमारे इस तरीके से ये एक्शन होता है, मतलब नर्व सेल जब आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो ये बीच के ही बोलते हैं हम साइनेप्सिस। तो ये तो करेक्ट होगा नहीं, सेल डिवीजन में काम ही नहीं आएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, यहाँ पे बोला गया है सेल डिवीजन में क्रोमोसोमल बिहेवियर पूछा गया है, बिहेवियर, या तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, ये भी गलत हो गया। क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस, जब भी हमारा सेल डिवीजन अब स्टार्ट होना रहता है तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स अब कंडेंस जब इस तरीके से होना स्टार्ट होंगे तभी तो उनकी कॉपी बनेगी आगे चल के, तो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, यही वो बिहेवियर शो करते हैं। क्रोमोसोम्स आर अनसाइनेप्स्ड, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिहेवियर पूछा है तो वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। अगला सवाल देखो, ये आज का आखिरी सवाल था। हमने कुल मिला के 52 मिनट की इस वीडियो में हमने 57 सवाल किए, और आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्लास की मैं PDF आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देना हो या फिर कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्रीली ओपन है, वहाँ पे जाके आप अपनी जो भी फीडबैक है वो जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल @भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आती रहती है तो उसको मैं अपलोड करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, और इसकी जो PDF है वो भी एक्चुअली में टेलीग्राम पे ही अपलोड होगी, है ना, तो ज्वाइन कर लेना उसको भी। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा अगली बार हम क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में।